नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म 3CD क्लॉज 44। क्लॉज 44 न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके रिगार्डिंग काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला होगा कुछ बेसिक एफएक्यूज। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉज 44 में क्या इन्फॉर्मेशन हमको देनी है और उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अपनी जीएसटी रिटर्न से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। थर्ड, इस क्लॉज का इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है गवर्नमेंट का। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बेसिक एफएक्यू से। इस क्लॉज में जो हमको इन्फॉर्मेशन देनी है वो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट के लिए देनी है। अगर मैं बोलूँ कि 31 मार्च 2020 की एक ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022 के बाद में रिवाइज की गई है और सर्टिफाइड की गई है, तो क्या ये क्लोज एप्लीकेबल होगा? यस फ्रेंड, मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2022 के बाद कोई भी ऑडिट रिपोर्ट अगर साइन की जाती है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये क्लोज। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर की डिटेल्स हमें देनी है उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर इंक्लूड करने हैं। यस, उसमें दोनों एक्सपेंडिचर हमको इंक्लूड करने हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नीचे हम लोग देखते हैं। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंडिचर को आप रेफर कीजिए और जितना भी आपके फिक्स असेट्स में एडिशन हुआ है उसको इस क्लोज के लिए इंक्लूड कीजिए। फ्रेंड्स, तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमारे पी&एल में सैलरी, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स देखे जाते हैं, तो क्या उसको भी इस क्लोज के लिए इंक्लूड करना है? फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस जो होते हैं वो अलाउंस नेचर्स के होते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस को जो है इस क्लोज के लिए रेफर नहीं करना है। सैलरी के सैलरी को समझने से पहले हम क्लोज 44 को एक बार देखते हैं। क्लोज 44 जो 3CD की यूटिलिटी आई है उसमें अगर हम देखें और जो फॉर्म में भी आया है उसके अंदर अगर हम देखें तो एक वर्ड्स इसमें बार बार मेंशन किया है, वो है एंटिटीज रजिस्टर अंडर जीएसटी एंटिटीज। एंटिटीज नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स, एंटिटीज का मतलब क्या है कि एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस से कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहा है तो उसमें कमर्शियल एसेंस होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन्स के अंदर। जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सैलरी प्रोवाइड कराता है तो उसमें कोई भी कमर्शियल एसेंस नहीं होता है, वो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली सैलरी जो है 44 क्लोज का पार्ट नहीं बनेगा, बट इसमें काफी डिबेट है। बट मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज ये कोई एंटिटी वर्सेस एंटिटी का ट्रांजेक्शन्स नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू मी सैलरी क्लोज 44 का पार्ट नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन लोन रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल। सो काफी सारी एंटिटीज जो होती हैं वो इंडिविजुअल से लोन लेती है। उस इंडिविजुअल पर्सन का काम बिजनेस करना नहीं है, वो जस्ट अपनी मनी को लैंड करता है एंटिटीज में। सो ये भी आपका क्लोज 44 का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने कोई लोन लिया है बैंक से, सो वो क्लोज 44 का पार्ट बनेगा, क्योंकि उसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होता है। बैंक का मोटिव भी उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपका क्लोज 44 का पार्ट बनेगा। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होते हैं तो हम काफी सारे प्रोविजंस बनाते हैं, जैसे कि ऑडिट सर्विस का प्रोविजन बनाया, परचेज का प्रोविजन बनाया। जब हम लोग ये प्रोविजंस बनाते हैं तो हम एक सिंपल सी एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑडिट का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो ऑडिट एक्सपेंस अकाउंट दिया टू प्रोविजन ऑफ ऑडिट फीस अकाउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, अगर आप इस एंट्री को देखते हो तो इसमें कहीं भी एंटिटी का नाम नहीं आ रहा है। अगर एंटिटी का नाम ही नहीं आ रहा है तो हम तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो रजिस्टर है या अनरजिस्टर। तो ये रजिस्टर एंटिटी होगी, बट एट द टाइम ऑफ एंट्री हमको पता ही नहीं है कि रजिस्टर है कि अनरजिस्टर। तो इस केस में इसको हमको रजिस्टर एंटिटी में दिखाना है कि अनरजिस्टर एंटिटी में दिखाना है। मेरे हम्बल ओपिनियन के अकॉर्डिंगली ये जो प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रोविजन क्रिएट हो रहे हैं, ये अनरजिस्टर एंटिटी में जाएंगे, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एंट्री पासिंग हमको ये पता ही नहीं होता है कि वो रजिस्टर है या अनरजिस्टर है। फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक एफएक्यूज थे। अब हम लोग देखते हैं कि क्लॉज 44 में जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जीएसटी रिटर्न से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉज 44 के अंदर 6 टाइप की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। अगर मैं समराइज करूं तो पहले मांगा है टोटल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है। फिर इस टोटल एक्सपेंस को आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला आपको बताना है कि ये जो टोटल एक्सपेंस 10 लाख है,
इसमें से जीएसटी रजिस्टर्ड एंटिटी का कितना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 7 लाख है तो इस 7 लाख को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला कि ये 7 लाख में से एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन से एग्जम्प्ट सप्लाई या एग्जम्प्ट इनवर्ट सप्लाई आप कितना ले रहे हो, कंपोजिशन स्कीम से कितना इनवर्ट सप्लाई आपके पास आ रहा है, और अदर रजिस्टर एंटिटी कितना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1 लाख 2 लाख और 4 लाख, ये मेरा 7 लाख है। ये 7 लाख का फिगर आपको कहीं नहीं लिखना है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख आपको देना है। फिर ये जो 7 लाख है इसमें से आपको बताना है कि जो पेमेंट किया है अपने रजिस्टर एंटिटीज को, वो आपने कितना किया है। तो 7 में से मान लो अगर 5 किया है तो 5 लिखना है, 4 किया है तो 4 लिखना है। 6 जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो एंटिटी नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो जो 10 लाख में से 7 लाख हम ऊपर दे चुके हैं, बाकी के 3 लाख आपको रिमेनिंग लिखना है। फ्रेंड्स, यूटिल अगर आप फॉर्म को देखने जाओगे तो उसमें सीरियल नंबर का रेफरेंस दिया हुआ है, और अगर आप यूटिलिटी पे भी देखोगे तो ऐड डिटेल्स है, जबकि यहाँ पर हमको एग्रीगेट लेवल पे देना है। तो ये ऐड डिटेल्स या सीरियल नंबर क्यों दिया गया है, इसका अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। अगर हम इसको ड्राइव करने का कोशिश करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो जैसे मैंने बताया टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए आपको अपना पी&एल अकाउंट रेफर करना है, और जितना भी आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में फिक्स असेट्स में एडिशंस हुए हैं उन सबको आपको इसको इंक्लूड करना है। कुछ एक्सेप्शन जैसे सैलरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डेप्रिसिएशन, ये आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। अपने जो भी आपके ऑडिटर्स हैं उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि इंक्लूड करना है या नहीं करना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब हमको उस 10 लाख में से 7 लाख ये बताना है कि रजिस्टर एंटिटी से कितना है जो जीएसटी में है। तो जैसे जीएसटी में रजिस्टर एंटिटी का नाम आता है तो ये मान के चलिए या तो उसकी इन्फॉर्मेशन 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगी, या फिर हमने कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीएसटी 3B में दिया होगा। सो जो गुड्स और सर्विस एग्जाम फ्रॉम जीएसटी इनवर्ट सप्लाई है, और गुड्स जो रिसीव हो रहे हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए, जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर एक 5 होती है जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगती है। अगर हमने ये इंफॉर्मेशन हमने जीएसटीआर 3B में दिया हुआ है, सो हम वहां से इस इंफॉर्मेशन को इस क्लोज को फाइल करने के लिए यूज कर सकते हैं। जीएसटीआर 3B टेबल 5 फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम नील रेटेड और नॉन जीएसटी की इंफॉर्मेशन मांगती है, डिवाइड करती है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट में। क्लोज 44 में हमको इसको क्लब करके देना है, कोई इंटरस्टेट सेपरेट नहीं देना है। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू अदर रजिस्टर एंटिटी, तो जैसे मैंने बोला कि जो भी जीएसटी में रजिस्टर एंटिटी होगी अपने जीएसटीआर 1 फाइल करेगी तो हमारे 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा। इसके साथ साथ इसमें आरसीएम की इन्वॉइसेस भी रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर देनी है, क्योंकि वो भी हमारा एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसके लिए उसको भी इसका यहाँ पर इंक्लूड करना है। टोटल पेमेंट टू रजिस्टर एंटिटी, ये हमको मार्च 2022 तक देखना है कि हमने जो रजिस्टर एंटिटीज को पेमेंट किया है वो कितना किया है, और उसका इन्फॉर्मेशन ये देना है। तो ये 7 लाख का ही बायोफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटी नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो जो रिमेनिंग बच जाता है, जैसे 10 में से 7 इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, 3 लाख रुपए जो बच गया वो उसका इन्फॉर्मेशन हमको देना है। फ्रेंड्स, इस क्लोज को इंट्रोड्यूस करने का क्या पर्पज है, मेरे अकॉर्डिंगली दो इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है। फर्स्ट, हम यहाँ पर दे रहे हैं कि रजिस्टर एंटिटी से कितना परचेज किया और कितना पेमेंट किया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन जो बच जाता है, गवर्नमेंट में भी इस इंफॉर्मेशन को जीएसटी ऑफिशियल्स के पास भेजे अगर उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंसेस आ रहे हैं कि 50 लाख का परचेज किया लेकिन उसके अगेंस्ट में 5 लाख का ही पेमेंट हो रहा है, 45 लाख का पेमेंट ही नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर को भेजे और फिर वो 45 लाख रुपीज की आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे, और हो सकता है कि आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़े बिकॉज आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है। इसी प्रकार से रेशो रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड एंटिटी से आप कितना परचेज कर रहे हैं उसका रेशियो देखा जाए। सपोज करो 10 लाख का आपने परचेज किया और उसमें से पता चल रहा है कि 6 लाख रुपए आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो, बिकॉज अनरजिस्टर्ड काफी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको इन्फ्लेटेड किया जाता है अनरजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे दिखा के, तो गवर्नमेंट, तो हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स आपसे इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, आपसे पूरा उनका लेजर लिया जा सकता है। तो गवर्नमेंट, तो 44 क्लॉज 44 जीएसटीआर 3B का जो समरी था वो इस वीडियो में हमने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।